हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी हूं तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर 50 में से आपका 25 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपका एग्जाम में 30 प्लस स्कोर 100% जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। बच्चों वाला प्रश्न यहां पे लगाया गया है। कौन सा महासागर सबसे छोटा है, जो कि ये सारे क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूं। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकेंड का समय दूंगा। ज्यादा समय चाहिए आंसर सोचने के लिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपका सबसे छोटा महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा है। अगर बड़ा की बात करें तो आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहती है आप सभी को तक वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले मिलती है। एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, एडमिशन कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। अगला प्रश्न, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? 52 का जवाब देंगे सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। यही उपनयन समारोह से तात्पर्य है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो आपको आपसे मतलब गलत होगा ही नहीं होगा कभी कि सत्यमेव जयते जो है महावाक्य कहाँ से उद्गृत है, कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया ये, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? 54 का सही जवाब देंगे। तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका स्तंभ। क्या है? स्तंभ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? 55 का जवाब देंगे सभी लोग। तो नेपाल का राष्ट्रगान है क्या है? संयो थुंगा फुल्का। क्या है? संयो थुंगा फुल्का। और इसके मतलब रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पीके रॉय, प्रदीप कुमार राय। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बांग्लादेश का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला, उसके कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? सभी लोग जवाब दीजिए, यह किसका कथन है? 56 का सही जवाब दीजिए, क्या होगा? यह कथन है डॉक्टर BR अंबेडकर जी का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? 57 का जवाब देंगे सभी लोग। तो आंग्ल समाज में 10वीं शताब्दी तक जो है हत्या अपराध नहीं मानी जाती थी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह किसका कथन है? आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह किसका कथन है? 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो आदमी का लालच
अपराध का प्रभावी कारण है। यह जो कथन है, यह कथन है प्लेटो का। किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब जो आपके पास जो समय है ये केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के हैं, रिवीजन करने के हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और जितना हो सके रिवीजन आप लोग करिए, ठीक है। कोई भी बुक्स वगैरह हो तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी अपनी करते रहें, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? जो भी आप लोग बुक्स वगैरह लिए थे तो उसको आप लोग रिवीजन कर डालिए, जितना भी पढ़े हो आप लोग। नई चीज़ें आप लोग मत पढ़िए, नई चीज़ों से बचें आप लोग। बस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, नई चीज़ें आपको याद नहीं करना है। तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? माय डियर फ्रेंड्स, वो क्षेत्र है कामरूप, जो कि अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग कौन सा है? मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है तो वो है भय। क्या है? भय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी को पता है कि मैं हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछा करता हूं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। जो भी नदी हो जिसका उद्गम भारत में नहीं हो उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे नहीं जवाब देना कि 61 का ए हो जाएगा बी, ऐसा नहीं जाना है। जो भी नदी हो उसका नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कई बार ये क्वेश्चंस करवाया हूं और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है। ज़्यादातर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? 63 का जवाब देंगे सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इसमें या तो डी सही होगा या तो सी सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। आज मैं 2 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछूंगा, वो वाला और ये वाला, ठीक है। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। इससे क्या होता है, जब आप लोग लिखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको कंफर्म भी नहीं है तो जब आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट का लाइक कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर जो सही है, आपको वो याद हो जाएगा। और ऐसे जो है क्वेश्चंस आपको देखने से एक बार नहीं याद होते हैं। जो क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करके मतलब डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखा जरूर करें आप लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? सभी को पता होगा। घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, यह भी आपका निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, यह भी आपका मतलब निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, यह भी आपका निषेध है। यानी कि तीनों निषेध हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 का जवाब देंगे सभी लोग। भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर सन पूछे तो 1931, 23 मार्च 1931 को इनको जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? 66 का जवाब देंगे सभी लोग। वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ये संबंधित है मौर्य काल से। किस काल से? मौर्य काल से। ओके, अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? किस राज्य में? सब लोग जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बच्चों वाला प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का
कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? सभी लोग जवाब दीजिए। 69 का क्या होगा? तो डॉक्टर जकीर हुसैन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? 70 का क्या होगा? उस शहर का नाम बताइए। तो वो शहर है मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं टॉपिक वाइज की क्लास में। तो हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए था? गेहूं और चावल के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए। फटाफट वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? 72 का सही जवाब देंगे सभी लोग। 72 का जवाब देंगे सभी लोग। क्या होगा? अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ये सभी को पता होगा। फसल की साझेदारी के लिए और कृषि कार्य बैठक के लिए ये सब अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, अधिया आप लोग सुने होंगे जो खेत वगैरह होते हैं दे दिया जाता है, फिर उसके बाद बटाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? 73 का जवाब देंगे सभी लोग। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है? गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर, आबादी वाले गांव के बराबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 74 का जवाब देंगे सभी लोग। तो भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तराई इलाकों में। किन इलाकों में? तराई इलाकों में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के लिए अंदर चुनाव होंगे? थोड़ा क्वालिटी कम हो गई है, आगे क्वालिटी आपकी सही है बिल्कुल। 6 माह के अंदर जो है चुनाव होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है कौन सा? प्राथमिक समूह का। मनोवैज्ञानिक के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग कला वर्ग से हैं। कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक दल जो है आपका प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। बाकी परिवार, खेल समूह, पड़ोस, ये सब क्या है? प्राथमिक समूह के उदाहरण है। राजनीतिक दल आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी विशेषता वाह समूह की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता वाह समूह की नहीं है? 78 का जवाब देंगे सभी लोग। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना जो है ये विशेषता बाह्य समूह की नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता? सामाजिक वर्ग को। 79 का जवाब देंगे। सामाजिक वर्ग को परिभाषित कौन सा नहीं करता? 79 का जवाब देंगे। तो ब्राह्मण वर्ग जो है आपका सामाजिक वर्गों को परिभाषित नहीं करता इसमें। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई? सभी लोग जवाब देंगे।
80 का क्या होगा कि भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई? ये हुआ था 1952 में। कब शुरू हुई थी? 1952 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न डॉट डॉट भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। किस समूह के? द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं राजनीतिक दल और मजदूरी संघ। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, राज्यसभा को? लोकसभा को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यही दो क्वेश्चन गड़बड़ हैं, बाकी सही हैं। कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मैं आपको ऑप्शन पढ़ के मतलब बताए दे रहा हूं। मोहन धारिया, केसी पंत, जसवंत सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 84 का जवाब देंगे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण हैं? तो ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वालिटी इसकी सही हो गई है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? 86 का सही जवाब देंगे सभी लोग। तो सस्ती मुद्रा नीति का जो तात्पर्य है वो है अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। यही जो है सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? 87 का जवाब देंगे सभी लोग कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं संसद सदस्य को शपथ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्टी 88 का जवाब देंगे सभी लोग। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? तो वो वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन। कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे लॉर्ड मियो, इनके समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? 89 के जवाब देंगे। तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्यपाल राज्य के। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय गणराज्य में डॉट डॉट शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। किस शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है कि नहीं है? तो अनुच्छेद 356 से संबंधित क्या है? राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? 92 का जवाब देंगे सभी लोग।
तो डाक घर बचत बैंक जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? बच्चों वाले प्रश्न हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने। किसने प्रतिपादित किया था? स्पेंसर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए जो है पारित हुआ था? शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था? बाल विवाह को रोकने के लिए पारित हुआ था शारदा एक्ट। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? कोजर ने। किसने वर्णित किया था? कोजर ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? चारों वेद हैं, तो बताइए किस में मिलता है प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख? ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है आपका। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद। ठीक है, चलिए, किस आश्रम को धर्म कमा अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है? किस आश्रम को? गृहस्थ को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? के डेविस ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कि गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑस्कर लेविस ने जो है विकसित की थी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीचे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूं, तो आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में मतलब जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।